अच्छा भाई, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग ये होती है कि आप बेसिकली रिमोट सर्वर के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज़ करो, ठीक है? जैसे कि सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, रिसोर्स, सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है? तो इट्स पे टू गो मॉडल है, ठीक है? कि जितने आप रिसोर्सेज यूज़ करेंगे आप उसके पैसे देंगे। स्टोर कर होता है, एक्सेस कर होता है डेटा ओवर द इंटरनेट। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आप अपने कंप्यूटर रिसोर्सेज जो भी आप यूज़ कर रहे हो सर्विसेज को, वो उसको काफ़ी जल्दी ना प्रोविज़न कर सकते हो। प्रोविज़न यानी कि आपको उसका एक्सेस बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है? यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का और आपके लैपटॉप पर उसकी कनेक्टिविटी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है? तो वो लाइक अंडर मिनट्स में हो जाती है, तो स्पीड बहुत तेज़ है। फिर कॉस्ट आ जाती है कि आपको बाकायदा बैठ के आईडी में डेटा सेंटर्स नहीं बनाने, आपको ख़ुद का अपना हार्डवेयर नहीं ख़रीदना, आपको कूलिंग की चीज़ें नहीं करनी, पावर कंजम्पशन नहीं करनी, जनरेटर्स नहीं लगाने, ये सब के पैसे ख़त्म होके कहीं और यूटिलाइज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो पैसे बच रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हाई अवेलेबिलिटी है, कहीं पे कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। एसेसिबिलिटी काफ़ी हाई है, यानी कि आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, ईज़ी टू यूज़ है अक्रॉस द इंटायर वर्ल्ड। बेटर सिक्योरिटी है कि आपको फिज़िकली बैठ के अपने सर्वर्स को बचाना नहीं पड़ रहा सिक्योरिटी ब्रीचेस से। एंड या इट्स पे टू गो। सो आप अपने जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको आप ऑटोमेटिकली प्रोविज़न कर रहे होते हो कि मैक्सिमम सर्वर यूटिलाइजेशन हो सके, जो क्लाउड प्रोवाइडर आपको करके दे रहा होता है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर क्या बोलता है कि आप अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करो कि वो ना बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के थ्रू पूल अप हो रहे हों और बेसिकली शेयर हो रहे हों अक्रॉस द नेटवर्क। सो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के। पहला फ्रंट एंड है कि जो आप जिससे आप इंटरेक्ट करेंगे, जो भी क्लाइंट का यूज़र इंटरफेस होगा। फिर आपके पास होगा बैक एंड, जहाँ पर आप अपना सर्वर और डेटाबेस आपका रखा हुआ होगा। तीसरा होगा आपका कोई सर्विस, कोई नेटवर्किंग हो रही होगी जिसके थ्रू राउटिंग हो रही होगी और आईपी एड्रेसेस एलोकेट हो रहे होंगे। और क्लाउड बेस्ड डिलीवरी मॉडल, ये बेसिकली क्या है आपका सर्विस, ये आपका सर्विस है, सर्विस मॉडल है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? वही चीज़ें हैं कि रिड्यूसिंग द नीड ऑफ ऑन प्रेमिस सर्विस, सर्वर एंड स्टोरेज, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग सब आप कर रहे हो। रिड्यूसिंग द नीड फॉर आईडी डेटा सेंटर ऑन रियल स्टेट, कूलिंग पावर, ये सब कुछ बता चुका हूँ। इट एक्सलरेट्स योर क्रिएशन ऑफ न्यू एप्लीकेशंस। बहुत जल्दी आप नए एप्लीकेशन बना सकते हो, क्योंकि आप कंसर्न नहीं हो कि डेटाबेस कैसे बनेगा, कैसे सेटअप होगा वगैरह वगैरह, उनकी आप उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? आप बहुत जल्दी एप्लीकेशन बना सकते हो। आप क्यूबरनेटीज़ और डॉकर्स को यूटिलाइज़ करके आप मॉडर्नाइज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। um, आप इंश्योर कर सकते हो, कंप्लायंस चीज़ें इंश्योर कर सकते हो, ठीक है? कट ऑफ बेसिकली कट कॉस्ट कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी ब्रीचेस को बचा रहे हैं, फास्ट प्रोविजन हो रही है, रियल टाइम स्केलेबिलिटी हो रही है, ये सारी चीज़ें बता चुका मैं। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स देखते हैं। सो सास जो है इसका सबसे पहले, बहुत सिंपल चीज़ है। सास इज़ लाइक रेडीमेड एप्लीकेशन, आपको पहले से ही सब कुछ बना के दे दिया है। क्लाउड प्रोवाइडर ने बोला मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ, हार्डवेयर भी मैं संभाल रहा हूँ, ओएस भी मैं संभाल रहा हूँ, एप्लीकेशन की अपडेट्स भी मैं संभाल रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारा काम है कि तुम एप्लीकेशन बनाओ जैसे भी तुम्हें बनानी है, ठीक है? तो इसकी इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है जीमेल, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? तो आप इसको बेसिकली वेब ब्राउज़र के थ्रू आप एक्सेस करो और आपको बेसिकली ख़ुद बैठ के ना कोई इंस्टॉल नहीं करना या ख़ुद बैठ के एप्लीकेशन मैनेज नहीं करनी, ठीक है? तो काफ़ी टाइम बच रहा है आपका इसमें और काफ़ी सिंपल टू यूज़ है। फिर आपके पास आता है वो जो होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो आहिस्ता आहिस्ता ना हम यहाँ पे अब एक्सेस देना शुरू करेंगे अपने यूज़र को। तो अब हमने यूज़र को एक्सेस किस चीज़ का दिया? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लाइन लिखी हुई थी जो मैं बोल देता हूँ। क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड्स क्लाउड सर्विसेज। यहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है? इट प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म ऑन विच यू कैन क्रिएट योर एप्लीकेशंस। तो प्लेटफॉर्म एक फिक्स्ड ओएस होगा यहाँ पर। यहाँ पे भी ओएस कंपनी अपना जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो अपने ही एंड पे ओएस रख रहा था। यहाँ पे भी कोई एक फिक्स्ड ओएस है, लेकिन तुम्हारे पास या यूज़र के पास ये अब लेवरेज आ गया है या ये एबिलिटी आ गई है कि वो खुद बैठ के कोई भी एप्लीकेशन बना सकता है। वो एप्लीकेशन पाइथन पे बना सकता है, वो एप्लीकेशन सी शार्प पे बना सकता है, उसके पास सारे डेवलपर के टूल्स हैं, डीबगिंग के टूल्स हैं, एनवायरनमेंट के रन टाइम्स हैं, सब कुछ है।
तो अब एप्लीकेशन बनाने का तरीका, डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट का उसको अब एक्सेस मिल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि काफ़ी आसानी से स्केलेबल होता है, इंटीग्रेट करते हो डेटाबेस और सर्वर से काफ़ी आराम से। ओएस और हार्डवेयर का काम अभी भी कंपनी संभाल रही है, ठीक है। सो बेनिफिट्स क्या हैं? हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट, कोडिंग टाइम। कौन सा कोडिंग टाइम? जो सर्वर और डेटाबेस को सेटअप करने में टाइम लगेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करने का जो टाइम लगेगा वो बचा रहा है। ऑटोमेटेड बिजनेस मॉडल, पॉलिसीज़ पहले से लग जाती हैं इसमें, और इजी माइग्रेशन टू हाइब्रिड मॉडल। फिर तीसरा होता है आपके पास, इसकी एग्जांपल है एज्योर, हेरोको, वर्सल वगैरह। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि AWS इस पे डिपेंड करता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग की हम पूरी जो बात कर रहे थे वो टेक्निकली यही थी, जिसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि भाई तुम, हमारे पास अब सारी आज़ादी आ गई है, तुम्हें खुद बैठ के वर्चुअल मशीन बनाओ, उसमें जो तुम्हें OS यूज़ करना तुम OS यूज़ करो, उसके अंदर जो एप्लीकेशन तुम्हें बनानी तुम एप्लीकेशन बनाओ। तुम्हें जिस तरीके से भी अपनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रखनी है, जितने भी GPU रखना है, CPU रखना है, जो भी रखना है तुम रखो। बस एज अ रेंटल सर्विस अब इसको यूज़ करोगे कि जितनी तुम रिसोर्सेज यूज़ करोगे उसकी बेसिस पे तुम पैसे दो रहे होगे, ठीक है। अभी भी एक काम है जो क्लाउड प्रोवाइडर अपने एंड पे संभालेगी, वो है उसका फिज़िकल हार्डवेयर। तो तुम उसको वर्चुअली उस हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे होगे, लेकिन फ़िज़िकली मैनेज नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो इसके बेनिफिट सारे यहाँ पर पहले से डिस्कस हो चुके हैं। फिर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या है? आपके पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। पब्लिक है कि आप पब्लिकली आपका आपने डिप्लॉय कर दिया एप्लीकेशन और वो सब देख सकते हैं इंटरनेट पर, ठीक है। प्राइवेट क्या है? प्राइवेट के अंदर ये है कि आपके पास सिर्फ, अच्छा, व्हेन टू यूज़, सॉरी मैं ये स्किप कर दिया था और थोड़ी सी चीज़ें स्किप कर दी थी मैंने, ये पढ़ के बता देता हूँ। So allows deployments on public clouds which is easily accessible to the general public. It is less secure of course क्योंकि public हर जगह available हो गया है इंटरनेट पे, तो बहुत ज़्यादा वो आएंगे, सिक्योरिटी ब्रीचेस आएंगे। But it is cheaper, ठीक है। Its services are delivered by the internet। अच्छा, प्रिडिक्टेबल कंप्यूटिंग नीड्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ यूज़र्स, ये जब यूज़ होता है जब आपको पता है कि आपके पास कितने यूज़र्स आने वाले हैं। क्या पता ज़्यादा यूज़र्स आ जाएँ, क्या पता बहुत ज़्यादा डिमांड हाई हो जाए, उस केस के अंदर प्राइवेट पे जाते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ऐप एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म IT ऑपरेशंस, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, उसके लिए भी आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत हाई है या जहाँ पर आप ये बोल रहे हो कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए मेरा सारा काम हो रहा हो, मैं किसी और को ट्रस्ट नहीं करता, मेरा सारा काम मेरे एंड पे ही हो रहा हो, उसके लिए प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कंप्लाइंस के इश्यूज़ के लिए यूज़ हो होता है, सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो होता है, हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज़ हो होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों की वजह से यूज़ होता है। अच्छा, सिंस आपके पास कभी कभार आपका ख़ुद का एक डेटा सेंटर होता है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो कभी कभार कंपनीज़ करती क्या है कि वो एप्लीकेशन एक प्राइवेट क्लाउड पे बना रही होती हैं और एक ख़ुद अपना ना एक ऑन प्रेमिस डेटा सेंटर यूज़ कर रही होती हैं। तो ये जो डेटा सेंटर जो है, इसकी कनेक्टिविटी जो हो रही होती है ना एप्लीकेशन के साथ प्राइवेट क्लाउड की, वो हो रही होती है VPN कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये बस चीज़ ख्याल रखना। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान ना काफ़ी फ़ास्ट और रैपिड वो हो गया आपके पास, क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सिंस आप अपना खुद का डेटा सेंटर यूज़ कर रहे हो ना, तो आपके पास दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे आप खुद अपना डेटाबेस यूज़ कर लो, खुद अपना ईमेल का सिस्टम यूज़ कर लो वगैरह वगैरह, ये भी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। फिर आपके पास एक आता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? जैसे कि आपके पास बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, तो वो कम्युनिटीज़ आपस में अगर बात करेंगी तो उसको हम कम्युनिटी कह रहे होते हैं कि एक कम्युनिटी की रिसोर्सेज मल्टीपल जगहों पर यूज़ हो रही है। एक बहुत अच्छी एग्जांपल क्या है? एच जो है वो बैठ के, एच एक कम्युनिटी है जो इन कॉन्टैक्ट है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और एच ने फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्सेरा का फ्री सर्टिफिकेशन का वो दे दिया, लाइसेंस दे दिया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को। अब वो यूनिवर्सिटीज़ आपस में कम्युनिकेट करें या ना करें वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन एच की एक कम्युनिटी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से कम्युनिकेट कर रही है। दिस इज़ बेसिकली योर कम्युनिटी क्लाउड।
तो आपका जो पब्लिक क्लाउड भी जो होता है और जो कम्युनिटी क्लाउड भी जो होता है, ये दोनों मल्टी टेनेंट सिस्टम होता है। मल्टी टेनेंट का क्या मतलब होता है कि मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं इन सिस्टम को एट अ टाइम। मल्टीपल यूज़र्स कैसे यूज़ करेंगे पब्लिक क्लाउड को? ऐसे यूज़ करते हैं कि जो रिसोर्सेज एक यूज़र यूज़ नहीं कर रहा, वो फिर रिसोर्सेज दूसरे यूज़र को दे देते हैं। ठीक है, उस केस के अंदर बात ये हो रही होती है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में बात कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल क्या है? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। पब्लिक यूज़ करो जहाँ पर बहुत नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, प्राइवेट यूज़ करो जहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है। एप्स एंड डेटा वर्कलोड्स कैन बी शेयर्ड अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी कि जो भी वर्कलोड है एप्लीकेशन और डेटा का, वो बेसिकली शेयर हो रहा है बिटवीन योर पब्लिक एंड प्राइवेट। कौन यूज़ करता है? ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग मल्टीपल वर्टिकल्स, जिनके पास वेरिंग रेगुलेशन, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस डिमांड्स हैं। यू आर डूइंग दिस टू ऑप्टिमाइज़ योर क्लाउड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप चाह रहे हो कि पब्लिक को भी बेस्ट यूज़ कर सकूं और प्राइवेट को भी बेस्ट यूज़ कर सकूं। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभार प्राइवेट के अंदर आपके पास रिसोर्सेज या तो अंडर यूटिलाइज हो रही होती हैं, या फिर आपके पास इतना बजट नहीं होता कि आप बहुत एक्सपेंसिव हार्डवेयर बाय कर सको। तो ऐसे करना है कि आप पब्लिक को भी मैक्सिमाइज यूटिलाइज़ कर रहे हो और प्राइवेट को भी, तो उस केस के अंदर आप ये चीज़ करते हो। फिर आपके पास आ जाते हैं इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑन एग्जिस्टिंग सास ऑफरिंग्स, क्योंकि सास एक रन रेडी टू यूज़ एप्लीकेशन है एंड दिस इज़ मोस्टली फॉर पब्लिक। दिस इज़ द रीज़न वाई यूर बेसिकली सेइंग कि हाँ भाई, इसकी सिक्योरिटी इंप्रूव कर दो, तो इसको थोड़ा सा प्राइवेट बनाने की कोशिश कर लो। चौथी ये चीज़ है कि सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि डायनेमिकली अगर तुम्हारा क्लाउड चूज़ हो जाए कि इस सिचुएशन में मेरा पब्लिक चलेगा मॉडल या प्राइवेट चलेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर योर कंपनी। इसकी एग्जांपल ये है कि नेटफ्लिक्स एक पब्लिक पे टू गो सर्विस मॉडल है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जिसके अंदर जिसको भी मतलब कोई मूवीज़ देखनी होती है वो आके उस पे देख रहा होता है, राइट? तो उस पर जो पब्लिक स्टोरेज फ़िलहाल यूज़ हो रही होती है, लेकिन जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज़ होते हैं तो एक हाई लोड आ जाता है आपके सर्वर पर। तो उस पर नेटफ्लिक्स क्या करता है, अपने प्राइवेट डेटा ऑन डेटा जो सेंटर होता है ना, उस पर स्विच हो जाता है, ताकि वो अनप्रेडिक्टेबल स्केलेबिलिटी को वाले इशू को केटर कर सके। इस केस में तुम हाइब्रिड यूज़ करोगे। सो पब्लिक के एडवांटेजेस क्या हैं कि बहुत फ्लेक्सिबल है, चीप है, राइट? तो कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, हाई स्केलेबिलिटी, फीजिबिलिटी, ठीक है, काफ़ी आसान है यूज़ करना, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। प्राइवेट में क्या है, काफ़ी सिक्योर है, कंप्लायंस से काफ़ी वो होता है, रेगुलेशंस कंप्लायंस से काफ़ी अलाइंड होता है, हाई सिक्योरिटी आ जाती है आपके पास, स्केलेबिलिटी आ जाती है, हाई परफॉर्मेंस आ जाता है। हाइब्रिड के अंदर दोनों है, पॉलिसी ड्रिवन है, वर्कलोड डिवाइड हो रहा होता है आपके पास, हाई स्केलेबिलिटी फिर वो भी होती है आपके पास, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, और मिनिमल सिक्योरिटी रिस्क और वर्कलोड डाइवर्सिटी। डिसएडवांटेजेस में क्या है? डिसएडवांटेजेस में यह है पब्लिक में कि जैसे ही आपकी स्केलेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, उस दर से आपकी प्राइसिंग रेंज बहुत हाई होनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ पब्लिक में भी मसला करती है और हाइब्रिड में भी करती है। पब्लिक में दो अलग अलग मसले ये हैं कि एक उसका सिक्योर नहीं होता, और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी मिनिमल कंट्रोल आपके पास। प्राइवेट के अंदर आपके पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है, लेकिन उसके उसके लाइक कॉस्ट में आपको क्या होता है, आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लग रही होती हैं। ठीक है। सो प्राइवेट ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और काफ़ी अंडर यूटिलाइज, और इसकी चीज़ें आ जाती हैं, फिर मिनिमल मोबाइल एक्सेस भी आ जाता है इसमें। हाइब्रिड के अंदर ये आ जाता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है और compatibility और इंटीग्रेशन के मसले आते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ये पूरा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब मैं बस एक टॉपिक है माइक्रो सर्विसेज इन क्लाउड, तो इसमें मैं डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बता दूंगा जल्दी से, लेकिन माइक्रो सर्विसेज होती हैं क्या है वो नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। तो कंटेनर सर्विसेज वो होती हैं जिस पर आप अपनी एप्लीकेशंस रन कर रहे होते हो, ठीक है। जो बेसिकली इंस्टेंसेस जो होती हैं ना आपकी AWS की या एज्योर की, वो बेसिकली कंटेनर सर्विसेज होती हैं। सो EC2 जो है वो कंटेनर सर्विस है, और एज्योर की वो कंटेनर होगी। सर्वरलेस, मैंने खुद सर्वरलेस यूज़ नहीं किया तो मैं इतना कुछ बता नहीं सकता, लेकिन बेसिकली जो डेफिनेशन जो है वो ये है कि आपने कोड लिख लिया, वो खुद ब खुद रन करेगा, आपका AWS या एज्योर खुद संभालेगा, ठीक है, स्केल भी खुद करेगा, और उसके जो भी मसले होंगे वो खुद ब खुद सॉल्व करेगा, हाई अवेलेबिलिटी भी खुद दे देगा। तो इसके लिए आप AWS लैम्डा फंक्शन, लैम्डा यूज़ कर रहे होते हो या एज्योर का
फंक्शन यूज़ कर रहे होते हो। स्टोरेज के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए आप ब्लॉब स्टोरेज यूज़ कर रहे होते हो एज्योर के लिए, और AWS S3 यूज़ कर रहे होते हो ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए। तो ये अनलिमिटेड स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स दे देता है, ऑप्शन दे देता है कि आप अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। AWS तो फ़िलहाल ये कहता है। फिर अगर कैशिंग यूज़ करनी है तो कैशिंग के लिए AWS की आप इलास्टिक कैश यूज़ करते हो, और एज्योर की आप कैशिंग सर्विस यूज़ करते हो। तो बेसिकली फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटाबेस अगर करना होता है तो आप कैशिंग यूज़ कर रहे होते हो, और अगर आपको डेटाबेस यूज़ नहीं करना तो बेसिकली ये इसके लिए होता है। फिर डेटाबेसेस के लिए नो एसक्यूएल के लिए आपके पास AWS DynamoDB है, और एज्योर के लिए DocumentDB है। फॉर SQL you have relational database for AWS, and you for Azure, that is Azure SQL. इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो, उसमें Oracle यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट SQL यूज़ कर सकते हो, MySQL यूज़ कर सकते हो, पोस्टग्रेस, सो ऑन सो फोर्थ। फॉर नेटवर्किंग लोड बैलेंसिंग के अंदर आपके पास AWS इलास्टिक लोड बैलेंसर है, और उसके बाद आपके पास Azure लोड बैलेंसर है। अगर आपको अपना एप्लीकेशन लेवल पर लोड बैलेंस करना है, cater towards your microservices and containers, which is basically balancing the load for your HTTP and HTTPS requests, then you're using app load balancer. If you're doing it for network level for routing your IPs or connections to microservices, then you're basically using network load balancers. So it can basically handle millions of requests per second with ultra low latency. For service discovery, AWS Cloud, for service discovery ये basically करता है ये कि आप अपने जो भी resources यूज़ कर रहे हो, app resources, उसका आप DNS या custom name set कर सकते हो। तो AWS के लिए ये होता है cloud map, और Azure के लिए होता है ये DNS discovery। अगर आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली थोड़ा सा और वो करना है, उसकी ट्रैफिक को मेंटेन करना है विद योर ओरिजिनल रिसोर्सेज, तो उसके लिए AWS Route 53 यूज़ हो रहा था, और Azure का ट्रैफिक मैनेजर। अगेन मैंने इनको यूज़ नहीं किया है, बट आई एम जस्ट रीडिंग आउट दी डेफिनेशंस फॉर नाउ। ठीक है। ये IP हेल्थ चेक्स एंड सर्विस डिस्कवरी फॉर माइक्रो सर्विसेज के लिए यूज़ हो रहा होता है। फिर सर्विस मैश ये है कि एंड टू एंड आपको अगर देखना है कि मॉनिटर करने अपनी माइक्रो सर्विसेज, तो आप उसके लिए AWS की मैश यूज़ कर रहे होते हो, और Azure के लिए आप फैब्रिक यूज़ कर रहे होते हो, सर्विस फैब्रिक। API के लिए आप यूज़ कर रहे होते हो AWS की API गेटवे, और आई थिंक Azure के लिए यूज़ कर रहे होते हो आप Azure API मैनेजमेंट। मैसेजिंग के लिए सिंपल मैसेजिंग का आपके पास है नोटिफिकेशन, AWS, और Azure का भी वही है। मैसेजिंग क्यूइंग की भी वही है कि इट्स बेसिकली यूज फॉर डीकपलिंग एंड योर माइक्रो सर्विसेज को स्केल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। अगर API लॉगिंग और मॉनिटरिंग कर रहे हो तो AWS क्लाउड ट्रेल है, और Azure ऑपरेशनल इनसाइट्स है। अगर एप्लीकेशन लेवल पे है तो क्लाउड वॉच है, और Azure का अपना क्या है, डेटा इनसाइट्स है। अगर ज़्यादा डिटेल चाहे एंड टू एंड ये चेक करने के लिए कि भाई अंडरलाइंग ऐप की कंपोनेंट्स क्या हैं और एंड टू एंड कैसे ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैकिंग यूज़ हो रही होती है फॉर AWS X-ray एंड Azure मॉनिटर। अगर डेवऑप्स के टूल्स देखने हैं तो AWS कंटेनर रजिस्ट्रीज के लिए AWS की इमेज कंटेनर रजिस्ट्री है, और Azure की कंटेनर रजिस्ट्री है। अगर CI/CD पाइपलाइन या कंटिन्यूस डिलीवरी देखनी है तो उसके लिए आप Azure DevTools या फिर आप Azure DevTools यूज़ कर होते हो। तो ये बेसिकली क्या करती है, बिल्ड करती है सारे रिपो से लेकर एंड तक बिल्ड करना, टेस्ट करना और फिर डिप्लॉय करना। सो दैट वाज ऑल।